आज हम लोग दो क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है इनस्टेबिलिटी इन इमल्सन, जिसे कि प्रॉब्लम इन इमल्सन के नाम से भी जाना जाता है। कुल मिलाकर तीन प्रॉब्लम है जो डिस्कस किया जाएगा। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन वेट गम एंड ड्राई गम मेथड प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन। तो दोनों क्वेश्चन को पूरी बारीकी से, पूरी डीपली और पूरे अंदर तक जानेंगे, ताकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो बिल्कुल भी नहीं छूटे। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। 96, 97, 2000, 2001, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009 में ये पूछा गया है। पूरी चांसेस है कि जो आपका एग्ज़ाम होगा इस ईयर में उसमें भी ये पूछा जाएगा। स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। और भी क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं इमल्सन का। ये आज पार्ट 3 है। पार्ट 2 और पार्ट 1 अगर देखना है प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। राइट अ नोट ऑन इनस्टेबिलिटी इन इमल्सन। तो पहले इनस्टेबिलिटी क्या होता है वो जान जाइए। इनस्टेबिलिटी का मतलब होता है अस्थिर, यानी कि डिस्टर्ब हो जाना। अब आप डिस्टर्ब हो जाता है, हर कोई होता है अपनी ज़िंदगी में, तो यहाँ पर इमल्सन भी अस्थिर हो जाता है, यानी डिस्टर्ब हो जाता है, इनस्टेबल हो जाता है। कैसे होता है जानते हैं। और इसे प्रॉब्लम इन इमल्सन से भी जानते हैं कि इमल्सन जब बन जाता है तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है आगे चल करके। तो जैसा लिखा हुआ है नीचे आप देख रहे हो कि इनस्टेबिलिटी इन द इमल्सन आर नंबर 1 क्रीमिंग, जिसे केकिंग भी बोला जाता है। क्रीमिंग केकिंग एक ही चीज़ है। हिंदी में बोले तो इसका मतलब होता है मलाई का बनना। स्वादिष्ट होता है ना मलाई खाना, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है इमल्सन में। दूसरा है क्रैकिंग ऑफ इमल्सन। क्रैकिंग का मतलब दरार पड़ जाना। तीसरा है फेज इन्वर्सन या फेज रिवर्सल। इसमें क्या होता है, अवस्था बदल जाती है, यानी कि जो ऑयल इन वाटर है वाटर इन ऑयल हो जाएगा, मतलब उसका फेज क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो पहला जो हमारा है क्रीमिंग इन इमल्सन, देखिए कितनी बार पूछा गया है। 96 से लेकर के 2009 तक समर के एग्ज़ाम में, और विंटर में जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपका 96 से लेकर के 2007 तक, तो छोड़ना तो है नहीं। पहला पॉइंट पे आते हैं। क्रीमिंग इज नथिंग बट द फॉर्मेशन ऑफ रिलेटिवली कंसनट्रेटेड लेयर ऑफ इमल्सन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल। यानी कि क्रीमिंग कुछ नहीं है, क्या है, कंसनट्रेटेड यानी कि गाढ़ा। कंसनट्रेट मतलब गाढ़ा लेयर है इमल्सन का जो बन जाता है। अब गाढ़ा लेयर बना है तो कहाँ जाएगा, नीचे पॉइंट में पता चलेगा। क्रीम इमल्सन कैन बी रिफॉर्म बाय सेकिंग बिकॉज क्रीम इज रिलेटिवली कंसनट्रेटेड लेयर ऑफ इमल्सन। तो क्रीम बनता है तो हम उसको सेक करके ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा बन गया तो क्या करेंगे। पॉइंट नंबर 3, दिस लेयर कैन बी ब्रोकन इनटू स्मॉल ग्लोबिल्स बाय सेकिंग। अब जैसे बिना क्रीम बना हुआ इमल्सन को सेक कीजिए, उसके सारे जो पार्टिकल्स हैं वो अच्छी तरह से पूरे यूनिफॉर्म डोज में हो जाएंगे, आप ले पाएंगे। लेकिन अगर क्रीमिंग बन गया और आपने उसे सेक किया तो वो क्या होगा, ग्लोबिल्स का फॉर्म ले लेगा, छोटे छोटे ग्लोबिल्स के रूप में टूट जाएगा। और क्या होगा, फोर्थ पॉइंट में है द क्रीमिंग विल बी टेक प्लेस एट द टॉप और बॉटम। या तो टॉप के ऊपर में सारे ग्लोबिल्स चले जाएंगे या तो बॉटम में चले जाएंगे। ये डिपेंड करता है डेंसिटी पर, और किसका डेंसिटी, डिस्पर्स फेज का। ठीक है, अब एग्जाम्पल में देखते हैं कि और क्या इस पर टेक्निकल टर्म है क्रीमिंग के बनने में। मोस्ट ऑफ द ऑयल हैव डेंसिटी लेस देन 1, मतलब बहुत सारे ऑयल्स का डेंसिटी 1 से कम है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1 जो है डेंसिटी होता है वाटर का, ठीक है, और ऑयल का डेंसिटी बोला जा रहा है 1 से कम होता है, यानी कि जिसका डेंसिटी कम है वो ऊपर रहेगा। एंड देयर फॉर इन ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन ऑयल ग्लोब्यूल्स विल राइज एट द टॉप। इसीलिए अगर ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन है तो उसमें जो ग्लोब्यूल्स हैं, ग्लोब्यूल्स का मतलब अगर आप नहीं जान रहे, पहले भी बताया था, छोटी बूंद होती है जिसका साइज 300 नैनोमीटर होता है। तो ये ऊपर राइज करेंगे। क्यों राइज करेंगे भैया, क्योंकि इनका डेंसिटी 1 से कम है, यानी कि वाटर से कम है, और वो ऊपर चले जाएंगे। एंड क्रीमिंग विल टेक प्लेस एट द टॉप, और क्या होगा, क्रीमिंग बनने लगेगा। वेयर एस इन while in water type water is the dispersed phase having a specific gravity more than oil, water globules will sink at the bottom produce creaming at the bottom। वहीं दूसरी तरफ अगर हमारा इमल्सन वाटर इन ऑयल टाइप है तो इसमें क्या होगा, वाटर जो है वो डिस्पर्स फेज है, डिस्पर्स का मतलब हल्का, एंड हैविंग
स्पेसिफिक ग्रेविटी मोर देन ऑयल, और इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑयल से ज़्यादा होती है। सो वाटर ग्लोब्यूल्स विल सिंक एट द बॉटम, जिसके चलते वाटर के जो छोटी छोटी बूंद होगी वो सिंक हो जाएगी। सिंक का मतलब डूब जाना नीचे की तरफ, एंड प्रोड्यूसिंग क्रीमिंग एट द बॉटम। और इस केस में क्या होगा, क्रीमिंग जो होगी यानी केकिंग जो होगी वो नीचे बनेगी, यानी नीचे मलाई बनने लगेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्रीमिंग को क्या कोई रिलेशन से डिनोट कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, और इस रिलेशन को स्ट्रोक्स ने बताया था, इसलिए इसे स्ट्रोक लॉ भी बोला जाता है। तो क्रीमिंग इन इमल्सन कैन बी मिनिमाइज बाय स्ट्रोक लॉ, यानी कि स्ट्रोक जो महाशय थे उन्होंने क्या किया था, रिलेशन बताया था कि रेडियस डेंसिटी के बीच में क्रीमिंग के बनने का क्या रिलेशनशिप है। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर v दिया हुआ है और प्रोपोर्शनल का साइन है आर स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है d1 माइनस d2 डिवाइडेड बाय n। कहीं कहीं n के जगह पर आपको म्यू लेटर भी दिखाई देगा, ग्रीक लेटर का। अगर आप इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं, इक्वल टू में चेंज करते हैं, तो क्या होगा, आपका ऊपर में 2 आएगा और नीचे में 9 आएगा, मल्टीप्लाई g। अब सबके बारे में जानते हैं कि ये है क्या। जो v आपको दिख रहा है उस फॉर्मूले में, उसका है रेट ऑफ क्रीमिंग, यानी कि क्रीम बनने की दर, यानी मलाई बनने का क्या रेट है वो बता रहा है ये कैपिटल V। R की बात करें तो रेडियस ऑफ डिस्पर्स ग्लोब्यूल्स, यानी कि जो छोटी छोटी बूंद बनेगी उसका रेडियस यहाँ पर स्मॉल r है। D1 की बात करें तो ये क्या है, डेंसिटी ऑफ कंटिन्यूअस फेज, यानी कि जो ज़्यादा अमाउंट में रहता है जिसको सॉल्वेंट बोलते हैं, और अगर फार्मेसी के लैंग्वेज में इसे बोलेंगे व्हीकल्स। D2 क्या है, डेंसिटी ऑफ डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स का मतलब जो कम अमाउंट में होता है, और इसे सॉल्यूट बोलते हैं या ड्रग्स बोला जाता है। और जो N है जिसे म्यू से भी डिनोट किया जाता है, ये क्या है, विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्शन मीडियम। अब विस्कोसिटी का मतलब होता है सयानता। अब विस्कोसिटी को आपको समझना है तो समझ लीजिए कि गाढ़ापन, जैसे कि ऑयल है, ऑयल को जब आप नीचे फर्श पे गिराओगे तो वो एक जगह इकट्ठा रहेगा, फैलेगा कम, और अगर पानी को गिराओगे तो वो बहुत तेज फैलेगा। तो इसका मतलब ऑयल की विस्कोसिटी ज़्यादा है। तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर विस्कोसिटी का मतलब वही हुआ कि जो डिस्पर्शन मीडियम है, तो डिस्पर्शन मीडियम की विस्कोसिटी पर डिपेंड करता है क्या, रेट ऑफ क्रीमिंग। अब बात करते हैं कि ये किस हिसाब से प्रोपोर्शनल है, इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे, ये सारी कहानी अभी आगे शुरू होती है। पहला पॉइंट है, रेट ऑफ क्रीमिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ डिस्पर्स ग्लोब्यूल्स, यानी कि क्रीमिंग बनने का जो दर है वो समानुपाती होता है, यानी कि प्रोपोर्शनल होता है किसका, जो ग्लोब्यूल्स हैं ना छोटे छोटे, जिनका साइज 300 नैनोमीटर होता है, उनके प्रोपोर्शनल होते हैं रेडियस के। ठीक है, इसका मतलब ग्लोब्यूल का रेडियस जितना ज़्यादा होगा, रेट ऑफ क्रीमिंग भी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि रेडियस ज़्यादा होगा तो ग्लोब्यूल्स बड़े हो जाएंगे और भारी हो जाएंगे और जल्दी जल्दी नीचे जाएंगे। दूसरी बात है, रेट ऑफ क्रीमिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंसेस बिटवीन द डेंसिटी ऑफ एक्वास एंड ऑयली फेज, यानी कि जो रेट ऑफ क्रीमिंग है, मलाई बनने की जो दर है इमल्सन में, यानी नीचे बैठने का जो स्पीड है, वो क्या होता है, डेंसिटी का जो डिफरेंस है, किसका किसका डेंसिटी, आपका एक्वास, एक्वास मतलब जनरली वाटर, और ऑयली फेज, ऑयली मतलब जो ऑयल है मौजूद इमल्सन में, दोनों के डेंसिटी के डिफरेंस का ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर दोनों के बीच का डिफरेंस ज़्यादा है तो क्रीमिंग का रेट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी भारी बन करके ग्लोब्यूल्स नीचे चले जाएंगे और क्रीम बना लेंगे। तीसरी बात है, रेट ऑफ क्रीमिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्शन मीडियम, यानी कि क्रीमिंग का जो बनने का रेट है वो डिस्पर्शन मीडियम के विस्कोसिटी के उल्टा होता है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब आप इसे समझेंगे कैसे, तो पहले ये आपको जानना होगा कि डिस्पर्शन मीडियम क्या है। तो डिस्पर्शन मीडियम का मतलब हुआ कि वो मीडियम जो कि इमल्सन में ज़्यादा है, जिसमें कि जो घोल रहा है, जो सॉल्यूट को घोल रहा है, जो ड्रग्स को घोल रहा है, अगर वो क्या होगा, गाढ़ा होगा, यानी कि पतला नहीं होगा, तो क्या होगा कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है ऑयल वाले या ड्रग्स के,
वो मुश्किल से नीचे जाएंगे, क्योंकि उसका विस्कोसिटी जो है वो उसको रोकेगा, जिसके कारण से क्रीमिंग बनने का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्पर्शन मीडियम की जो विस्कोसिटी है और उसकी जो डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेट ऑफ क्रीमिंग की। अब हमने बात तो कर लिया कि स्ट्रोक लॉ क्या है और इसमें जो जो पॉइंट्स है वो किस हिसाब से रेट ऑफ क्रीमिंग पे डिपेंड करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कैसे हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं, यानी कि जो हमारा मलाई बन जाता है इमल्सन, वो कैसे कम किया जा सकता है। तो पहला बात है रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द ग्लोब्यूल। बिल्कुल, देखिए अगर साइज ग्लोब्यूल्स का बड़ा होगा तो ज़्यादा भारी होगा, वो नीचे आराम से चला जाएगा। अब वही ग्लोब्यूल्स के साइज को आप मिनिमाइज कर दीजिए जितना हो सके, तो वो क्या होगा, लाइट हो जाएगा वेट में, और मतलब जाएगा, ऐसा नहीं जाएगा, लेकिन बहुत धीरे धीरे जाएगा, और जब जाएगा तो उससे पहले आप उसे सेक कर लेंगे। दूसरा क्या है, इंक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ कंटिन्यूअस फेज टू रिटार्ड और प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ ग्लोब्यूल, यानी कि जो कंटिन्यूअस फेज है उसकी विस्कोसिटी को हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर देंगे, तो वो क्या करेगा, ग्लोब्यूल्स को नीचे जाने से रोकेगा। दूसरा क्या है, बाय स्टोरेज इन कूल प्लेसेस। देखिए टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि आपका जो इमल्सन है उसके बीच में स्पेस बढ़ने लगता है, और वो जो है डाइल्यूट होने लगता है, मतलब पतला होने लगता है, जिसके चलते आसानी से जो भी पार्टिकल्स है सेटल डाउन हो जाते हैं उसमें। इसीलिए हम दवाइयों को ठंडे जगह पर रखने के लिए बोला जाता है कि कीप इन अ कूल प्लेसेस। तो इसलिए बोला जाता है ताकि जो इमल्सन है वो खराब ना हो। खराब होने का मतलब है उसमें क्रीमिंग ना बन पाए, केकिंग ना बन पाए। तो ये थी क्रीमिंग की बात। अब आप बात करते हैं क्रेकिंग की। अभी क्रेकिंग क्या होता है, तो क्रेकिंग ऑफ इमल्सन का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखिए कितनी बार आ चुका है एग्जाम में। जैसा कि मैंने पहले बताया, क्रेकिंग का मतलब दरार पड़ जाना। अब दरार क्या है, तो दरार का मतलब है कि इमल्सन का जो लिक्विड है ना, वो उसमें भी दरार पड़ता है। क्रेकिंग ऑफ इमल्सन मीन्स सेपरेशन ऑफ डिस्पर्स फेज एज अ सेपरेटिंग लेयर विच इज नॉट रीडिस्पर्सिबल अपॉन सेकिंग। यानी कि क्रेकिंग का मतलब ये हुआ कि जब इमल्सन में से डिस्पर्स फेज जो है वो अलग हो जाए और उसका लेयर बिल्कुल अलग दिखने लगे, और ऐसा दिखने लगे कि उसमें क्रैकिंग आ गया, मतलब दरार पड़ गया है। और जब आप चाहोगे कि इसको सेक करके ठीक कर ले, फिर भी ठीक नहीं होगा। दूसरी पॉइंट क्या है, क्रेकिंग ऑफ इमल्सन मे बी कॉज बाय चेंज इन द नेचर ऑफ इंटरफेसियल फिल्म ऑफ एन इमल्सिफाइंग एजेंट। यानी कि इमल्सिफाइंग एजेंट जो मौजूद होते हैं किसमें, इमल्सन में, और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि जो इमिसिबल फेज है दो लिक्विड का, उनको आपस में बांध के रखना। तो ये दोनों जो है एक इंटरफेसियल फिल्म से जुड़े रहते हैं। तो इमल्सिफाइंग एजेंट का जो इंटरफेसियल फिल्म है वो उसका नेचर खराब हो जाता है, जिसके चलते वो दोनों लिक्विड को आपस में बांध के नहीं रख पाता और क्रेकिंग आ जाती है। और तीसरी पॉइंट क्या है देख लेते हैं, क्रेकिंग ऑफ इमल्सन कैन बी डन बाय, यानी कि क्रैकिंग जो इमल्सन का होता है वो कैसे होता है, नीचे दिया गया 1 2 3 4 इस तरह से पॉइंट में 5 6 भी पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है एडिशन ऑफ अपोजिट टाइप ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। मतलब अगर आप जो है इमल्सन तैयार कर रहे हैं और उसमें क्या है कि आपको स्पेशल टाइप का इमल्जेंट यानी कि इमल्सिफाइंग एजेंट डालना है, लेकिन आपने वह न डाल करके दूसरा डाल दिया, तो वो क्या होगा, दोनों लिक्विड को आपस में बांध के नहीं रख पाएगा और क्रेकिंग आ जाएगी। एग्जाम्पल दिया हुआ है, सॉप ऑफ मोनोवैलेंट मेटल इज एडेड इन ए डाईवैलेंट सॉप इमल्सन। यानी कि अब आपका जो इमल्सन है वो मोनोवैलेंट है और उसमें आप डाईवैलेंट जो है आप डाल रहे हैं, तो क्या होगा, इमल्सन बनेगा नहीं, उसमें क्रैकिंग आ जाएगी। यानी कि अगर एक मोनोवैलेंट है तो आपका इमल्सिफाइंग एजेंट भी मोनोवैलेंट होना चाहिए, और अगर डाईवैलेंट है तो आपका इमल्सिफाइंग एजेंट भी डाईवैलेंट होना चाहिए। दूसरी बात है addition of acid or electrolyte in the emulsion cause precipitation of fatty acid and produce cracking of emulsion। यानी कि जब आप अपने इमल्सन में
इमल्सीफाइंग एजेंट के तौर पर एसिड डाल देते हैं या कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं तो क्या होता है, फैटी एसिड बनने लगते हैं और उसके चलते क्रैकिंग आ जाती है। तीसरी बात क्या है, एडिशन ऑफ कॉमन सॉल्वेंट। अब कॉमन सॉल्वेंट भी कभी कभी गलत डाला जाता है, वो अपने आपके इमल्सन के लिक्विड के हिसाब से नहीं डाला जाता है तो उससे भी क्रैकिंग आती है। देखिए क्या लिखा हुआ है, एडिशन ऑफ लिक्विड इन विच बोथ डिस्पर्स फेज एंड कंटिन्यूअस फेज आर सॉल्युबल फॉर्म वन फेज सिस्टम एंड डिस्ट्रॉय द इमल्सन। मतलब क्या होता है कि आपने क्या किया, कोई लिक्विड डाल दिया और वो क्या हुआ, दोनों डिस्पर्स फेज को और कंटिन्यूअस फेज को दोनों को अलग अलग कर दिया मिक्स होने की जगह। उससे क्या होता है, दोनों फेज टूट जाते हैं और इमल्सन बर्बाद हो जाता है। चौथा, माइक्रोबियल अटैक। सब कुछ ठीक ठाक बन चुका है, इमल्सन पैकिंग हो गया, आप उसे घर में यूज करने के लिए लाए दवाई का दुकान से खरीद करके और ढक्कन को खुला ही छोड़ दिए। आसपास के जितने भी कीटाणु जीवाणु, कोरोना वायरस या जो भी, कोरोना वायरस पता नहीं गया कि नहीं, जो भी अंदर गया वो क्या किया, उसको खराब कर दिया। इसके चलते आपका इमल्सन का जो इमल्सीफाइंग एजेंट है वो एकदम कांपने लगा और वो टूट गया, वो अपनी ताकत खो दिया, जिसके चलते आपके जो लिक्विड थे वो अपने आप को आपस में बांध नहीं पाए और अलग अलग हो गए और क्रैकिंग आ गई। ठीक है। अब पांचवा क्या है, बाय इन कॉर्पोरेशन ऑफ एक्सेस ऑफ डिस्पर्स फेज, यानी कि अब इसका मतलब क्या हुआ, डायल्यूशन बाय इंटरनल फेज, यानी कि आपने क्या किया, एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ इंटरनल फेज, बहुत ज़्यादा इंटरनल फेज मिला दिया जिसके चलते इमल्सन ब्रेक हो गया और क्रैकिंग आ गई। ये भी नहीं करना है, एक्सेस ऑफ इंटरनल फेज नहीं डालना है। और सबसे लास्ट पॉइंट है, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, जितना टेम्परेचर होना चाहिए था उस इमल्सन के लिए उससे ज़्यादा टेम्परेचर पर आपने उसे प्रिपेयर कर दिया या उसको रख दिया है। आपको बोला गया था फ्रिज में रखने के लिए, आपने बाहर ही रख दिया या ओवन के पास जाकर के अपनी दवाई को रख दिया इमल्सन को, जिसके चलते उसमें क्रैकिंग आ गई। ठीक है। अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट है इमल्सन को डिस्ट्रॉय करने का फेज इन्वर्जन, यानी कि अवस्था परिवर्तन हो जाना। अब नाम से तो आप जान ही गए होंगे कि इसमें क्या होता है कि अगर ऑयल इन वाटर है तो वो वाटर इन ऑयल टाइप में चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, उसका कारण आपको जानना है। इसका कारण यही है, दो कारण है आपके सामने। पहला, द एडिशन ऑफ एनी सब्सटेंस दैट अल्टर द सॉल्युबिलिटी इमल्सन इमल्सीफाइंग एजेंट में कॉज फेज इन्वर्जन, यानी कि आप उसमें ऐड किए कोई सब्सटेंस और वो क्या किया, इमल्सीफाइंग एजेंट को ही बर्बाद कर दिया। यानी कि जो दोनों लिक्विड को, दो इमिसिबल लिक्विड को बांध के रखता है, उसी को क्या कर दिया, कमजोर कर दिया। तो अब तो लिक्विड आपस में रहेंगे नहीं, दोनों का फेज अलग अलग हो गया और इस तरह से वो पहले था ऑयल इन वाटर और बाद में हो जाएगा वाटर इन ऑयल। दूसरा कारण है, फॉर एग्जाम्पल बी वैक्स, एग्जाम्पल दिया है, प्रोड्यूस वाटर इन ऑयल इमल्सन एंड एडिशन ऑफ सॉप, मतलब बी वैक्स है वो वाटर इन ऑयल इमल्सन के रूप में इस्तेमाल किया गया था। अब उसमें आपने सॉप डाल दिया तो क्या हुआ, वो उस बी वैक्स वाले इमल्सीफाइंग एजेंट को कमजोर कर दिया और वो क्या बन जाएगा, ऑयल इन वाटर इमल्सन बन जाएगा, यानी उसका फेस चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ बातें थी, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, जो इमल्सन के लिए बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि इमल्सन जब आप बनाइएगा आगे चल के दवाई फैक्ट्री में और इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको परेशानी होने लगेगी। ठीक है। अब हमारे लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द डिफरेंस बिटवीन द वेट गम एंड ड्राई गम मेथड प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन, यानी कि इमल्सन का बनाने की जो विधि है, इसका जो लेक्चर है वो इसके पहले वाले वीडियो में था। दो मेथड थे, वेट गम मेथड और ड्राई गम मेथड, दोनों को मैंने एक्सप्लेन किया है, आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा। तो उसी के डिफरेंसेस आपको बताने हैं। तो पहला है, म्यूसिलेज ऑफ एकिसिया इज यूज, एकिसिया का इस्तेमाल किया जाता है, उसका विस्कस, एकिसिया एक प्लांट है, उसका जो चिपचिपा पदार्थ होता है, जो गाढ़ा होता है, उसको म्यूसिलेज बोलते हैं, उसको यूज़ किया जाता है। और इधर में ड्राई गम मेथड में ड्राई एकेसिया इज यूज, यानी कि यहाँ चिपचिपा नहीं, सूखा रह है, सूखा एकेसिया यूज किया जाता है। दूसरा, ऑयल इज एडेड ड्रॉप वाइज, इसमें क्या करना पड़ता है, ऑयल को ड्रॉप वाइज मतलब बूंद बूंद डालना पड़ता है। और इसमें क्या है, होल क्वांटिटी ऑफ ऑयल इज एडेड एट अ टाइम, एक ही साथ सारा ऑयल डाल दीजिए इमल्सन तैयार करने के लिए। तीसरी बात क्या है, प्राइमरी इमल्सन इज विस्कस क्रीमी इन नेचर, मतलब जो आपका प्राइमरी इमल्सन बनेगा
वो विस्कस होगा यानी कि गाढ़ा होगा, क्रीम नेचर का होगा। और इसमें क्या है, इट इज़ अ थिक एंड ऑयली इन नेचर, बहुत ही सूखा होगा, क्रीम जैसा नहीं होगा और ऑयली नेचर का होगा। चौथा, इट इज़ अ रिलेटिवली स्लो प्रोसेस, बहुत संयम के साथ, पेशेंस के साथ, धीरे 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 करना पड़ेगा। और इसमें क्या है, इट इज़ अ क्विक प्रोसेस, यानी कि जल्दी जल्दी करना होगा और ताकत के साथ करना पड़ता है। पांचवा, ऑल एपरेटस नॉट रिक्वायर्ड टू बी ड्राइड, सभी एपरेटस को सूखा नहीं होना चाहिए, थोड़ी बहुत मॉइस्चर भी है तो चल जाएगी। इसमें क्या है, ऑल एपरेटस शुड बी ड्राई, पूरी तरह सूखा होना चाहिए, थोड़ा भी मॉइस्चर रहा तो काम बिगड़ जाएगा आपका, ठीक से नहीं बनेगा। तो मोटर और पेस्टल जो होते जिससे हम पीसते हैं, पीसने वाले ये यंत्र है, ओखली भी बोला जाता है इनको, तो ये सब सूखे होने चाहिए। तो ये थे दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बिल्कुल इतने महत्वपूर्ण है कि एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं। आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। और लाइक बटन है उसको लाइक कर ले, सब्सक्राइब भी है तो सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, क्योंकि टेंशन आपको लेने का नहीं है, एग्जाम में कैसे पास होना है, बस इतना पढ़ लीजिए, एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। बाय बाय।